नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ईरान आज के टाइम पे आप बोल सकते हो, इज़राइल युद्ध के चलते या कुछ और कारणों से भी वहाँ जो चुनाव हुए हैं और कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनकी डेथ वहाँ पर हुई है, किसी भी कारण से रही हो, लेकिन चर्चा में ज़रूर बना हुआ है। तो ईरान आज के टाइम पे मुझे लग रहा है यूक्रेन से भी ज़्यादा चर्चा में है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए कि ईरान हमारे कितने मतलब का है। और या फिर ईरान और इंडिया के रिश्ते कैसे हैं? दूसरे तरीके से अगर इसे थोड़ा-सा पॉजिटिविटी देते हुए कहूँ, तो आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस कैसे हैं और किस पे ये बेस्ड हैं और क्या ऐसी चीज़ हमारे हाथ में अभी भी है, जिससे ये जो रिलेशंस हैं और बेहतर होंगे और इंडिया और ईरान एक-दूसरे को हमेशा फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया के हिसाब से ईरान का जो रोल है, हमारी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया के साथ में या फिर इकोनॉमी आगे बढ़ने की बात है या फिर इन दोनों देशों के बीच में और रिश्ते गहरे होने की बात है, तो वो किस पे आधारित है? वो कौन-सा प्रोजेक्ट है जो इस रिलेशंस को और आगे ले जा सकता है? तो वो चबाहार पोर्ट आपने नाम सुना होगा, वो चबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट है, जो इंडिया और ईरान के रिलेशंस हैं उसको और आगे ले जा सकता है। तो ये टॉपिक मैं 2 पॉइंट्स या 2 सेगमेंट्स में कवर करूँगा। पहला है इंडिया और ईरान के रिलेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट एरा और दूसरा है चबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिल्क रोड, महाभारत, अशोका किंगडम ये 3 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो महाभारत बहुत पुराना हमारे यहाँ पे एक माइथोलॉजिकल कथा है एक तरीके से। तो उसमें इराक, ईरान इन सब नामों का वर्णन हमें मिलता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि उस समय से हम ईरान और इराक से अपना संबंध जोड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। फिर हमारे अशोक महान जिन्होंने 200 एंड 300 बीसी में राज किया है इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन ईरान के ऊपर। तो उनका राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके शिलालेख और उसके जो साक्ष्य हैं वो हमें आज भी मिलते हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इवन ईरान के बहुत सारे क्षेत्र में। सिल्क रोड आपने पता होगा कि एक कनेक्टिविटी आज के टाइम पे तो सी रूट हम फॉलो करते हैं या फिर बाई एयर कहीं आते जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने आइटम्स को, लेकिन पुराने समय में एक रूट ऐसा एग्जिस्ट करता था जिसके थ्रू हम अपना व्यापार किया करते थे। तो उस टाइम पर भी हमारा ईरान होते हुए या फिर इंडिया होते हुए, चाइना होते हुए, ये सारी जो कनेक्टिविटी थी एक रीजनल कनेक्टिविटी, इनमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है ईरान और इंडिया के कनेक्शंस का या फिर जो रोड्स लिंक कर रहे थे एक दूसरे को, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं इंडिया से आगे जाने वाले लोग ईरान जाते थे और ईरान से आकर इंडिया होते हुए चाइना-वाइना ये सब निकल जाते थे। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कनेक्शन बहुत पुराना है। इंडिया और ईरान की जो रिलेशंस है वो काफ़ी पुराने हैं। की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप बोल सकते हो ये आधार हैं हमारे जो कनेक्शंस बनने का ना, या तो बने हुए हैं या फिर आगे फ्यूचर में भी अगर हम लेके जाएं इंडिया और ईरान के कनेक्शंस को, इस पे आधारित होंगे। ट्रेड डेफिनेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आधारित होते हैं कनेक्शंस, अगर हम बायलैटरल कॉपरेशन की बात करें तो लिस्ट भी है हमारे पास में कि इंडिया ईरान को क्या क्या भेजता है और ईरान हमें क्या क्या देता है। तो ऑब्वियसली ईरान एनर्जी रिच एक एरिया है जो पेट्रोलियम वगैरह में ज़्यादा डील करता है। वहाँ पे नेचुरली वही सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनको एक्सपोर्ट करने में आसानी रहती है और इंडिया के पास में है ईरान का लोकेशन और कनेक्शंस भी हमारे ठीक-ठाक रहे हैं, तो वहाँ से खरीदते रहते हैं हम, अगर सैंक्शंस वगैरह ना हो तो, ठीक है? और इंडिया ईरान को राइस, मशीनरी, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल जैसे आपको पता है मेडिसिन्स में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। टी, टेक्सटाइल्स बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं हमारे बीच में और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है ईरान के साथ में वो पॉजिटिव है, मतलब हमारी साइड ही है। एनर्जी सेक्टर अगेन पेट्रोलियम के जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, रॉ जो पेट्रोलियम पंप निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उससे बनती हैं। तो यहाँ आती हैं, यहाँ से वो एक तरीके से मॉडिफाई होके फिर वहाँ चली जाती हैं मार्केट्स में, ठीक है? तो वो लेन-देन भी है, जैसे कि यहाँ कच्चा तेल लेके आए, उसको फिर हमने डिफरेंट उसमें से पेट्रोल निकाला, डीज़ल निकाला, रिफाइनरी में प्रोसेस किया और उसके बाद में फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के हमने उसी के मार्केट में बेच दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। डिफेंस टाइज़ उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन
आई विल से कि एग्जिस्ट करते हैं। एक्सरसाइजेज वगैरह भी हम करते रहते हैं वहाँ जाके, या फिर वहाँ की टीम यहाँ पर आती है, लेकिन काफ़ी रेयर है ये, उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन एक एक्सपोजर है और स्कोप भी है इस फील्ड में। तो मोटा मोटा आप देखोगे की एरिया जो कॉपरेशन है वो ट्रेड का ही ज़्यादा है हमारे बीच में ना। कल्चरल टाइज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ट्रेड का जो एक फंडा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर सैंक्शंस ईरान पे ना हो तो आप बोल सकते हो कि इंडिया काफ़ी हद तक अपने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए डिपेंड करेगा ईरान के ऊपर, ठीक है। और ईरान जो कि अभी भी डिपेंड करता है हमारे यहाँ से सप्लाईज फूड वगैरह की लेने के लिए, तो ये बेस है हमारे कनेक्शंस का। पॉलिटिकल रिलेशंस, अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ट्रेड से ही रिलेशंस चलते हैं, पॉलिटिकल बिल भी होना चाहिए और वो देखना भी चाहिए। तो जहाँ पर भी जैसे ईरान में छोटा मोटा कोई फंक्शन भी होता है कि वहाँ पे कुछ कोई छोटा मोटा इन द सेंस बड़ा ही कहूँगा मैं, छोटा मोटा तो नहीं कहूँगा, कि जैसे वहाँ प्रेसिडेंट अगर शपथ ले रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके प्रेसिडेंट मारे गए। तो इन सारे ओकेजन्स पे कहीं ना कहीं सुख दुख की जो घटनाएं होती हैं उसमें आप देखेंगे कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई डिप्लोमेटिक बंदा जो डिप्लोमेट है वो एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे गया है, अपनी प्रेजेंस उसने दर्ज कराई है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी वहाँ पे विजिट किया था, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो वो उन्होंने भी वहाँ पे विजिट किया हुआ अभी रिसेंटली। तो हमारे कोई ना कोई मिनिस्टर किसी न किसी ओकेजन पे सुख दुख की घड़ी में वहाँ पे जाते रहे ओवर द टाइम। हालांकि हो सकता है कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का विजिट उतना ना हुआ है, लेकिन मैंने शायद ही कोई ऐसा ओकेजन देखा है कि वहाँ पे कोई घटना हुई, कोई कारण हुआ, कुछ सुख दुख की बात हुई और हमारा कोई मिनिस्टर या कोई डिप्लोमेट वहाँ नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं होता। तो जनरली वहाँ जाते रहे, तो ये कनेक्शंस पॉलिटिकली काफी रिच है मैं बोलूँगा। ओके, रीजनल पॉलिसीज भी हमारी ईरान को फेवर करती हैं, ईरान की पॉलिसीज हमको फेवर करती हैं, तभी शायद उन्होंने हमें जो चबहार पोर्ट है उसका एक्सेस भी दिया है। ओके, इंटरनेशनल फोरम्स में ईरान हमें खुलकर सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक वो पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कनेक्शंस भी थोड़े से मीठे खट्टे हैं उनके पाकिस्तान के साथ में, लेकिन हमारी ईरान के साथ में जो कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन है और ईरान इसको समझता है। चैलेंजेस ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है, ऑब्वियसली वहाँ जो न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका जो प्रोग्रेस कर रहा है उस पर यूएसए अड़चन डाले हुए है, ऑब्वियसली उनको मना कर रहा है, तो इसके चलते वो नेगोशिएट भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ईरान अपनी जिद पे आमादा है कि हम बना के रहेंगे, तो ऐसी टेंशन्स बनी रहती हैं, इसके चलते उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी सफ़र कर चुकी है, काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं उनके ऊपर, तो इंडिया चाहकर भी उतना व्यापार उनसे नहीं कर पाता जितना वो करना चाहता है। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा क्या, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, ऑब्वियसली एक तरीके से इजराइल तो टोटली अगेंस्ट है ईरान के और ईरान भी टोटली अगेंस्ट है इजराइल के, लेकिन सऊदी अरेबिया में भी खट्टी मीठी कुछ बातें चलती रहती है। तो आपस में जो टेंशन्स हैं, जैसे हमारा इजराइल अच्छा एक दोस्त है लेकिन इजराइल ईरान का पूरा एंटी है, तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज की बात है कि कैसे मेंटेन करके चले इन सब चीज़ों को। भाई आपके सारे अगर रीजन में दोस्त हैं, सारे कनेक्शन आपके ठीक है, तो आपको सवाल कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन कहीं पर भी आपका दोस्त है, उसका कोई दुश्मन है जो आपका दोस्त है, आप समझ रहे होंगे, तो सवाल भी पूछे जाते हैं और उनको टैकल करते हुए आगे भी बढ़ा जाता है। तो ट्रेड बैरियर्स ऐसे ही आते हैं जैसे पाकिस्तान हमारे बीच में है, तो एक बैरियर ही कहूँगा मैं तो। अगर ईरान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता लैंड के थ्रू भी, तो हमारा बोल सकते हो कि ट्रेड और ज़्यादा होता, या फिर एक्सेस हमारी ज़्यादा चवार पोर्ट जैसी पहले से मिली होती तो और ज़्यादा हमें कहीं न कहीं एक लिबर्टी मिल रही होती ट्रेड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इंडिया बखूबी इनसे उभर पाया है मैं कहूँगा। इज़राइल और ईरान का जो कनेक्शन है आपस में, जो दुश्मनी है उसको भी बैलेंस कर पाया है और ट्रेड बैरियर के रूप में चबहार पोर्ट को इंट्रोड्यूस करके ये बैरियर भी खत्म कर दिया है। सैंक्शंस हैं तो इसमें अपना जो व्यापार है वो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी-कभी अमेरिका का दबाव इंडिया पे आ जाता है तो खरीदना कम कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम ईरान से वैसे अपना व्यापार, ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव या ज़ीरो पे चला गया, वो कहीं न कहीं पॉजिटिवली ये फ्लो करता रहा है। कम ऊपर-नीचे बिलियंस में थोड़ा हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं एडजस्ट ज़रूर करता है, व्यापार हो ज़रूर रहा है। तो ये तो एक पार्ट था हमारा कि इंडिया और ईरान का कनेक्शंस कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं अपने आप में। ओके, तो रिलेशंस पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर एक फोरम में जाके और रीजनली काफ़ी एक दूसरे की परवाह करते हैं मैं तो कहूँगा, और पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं और कहीं न कहीं फ्लोरिश कर रहे हैं आज के टाइम पे।
अब एक ऐसी इम्प्रूवमेंट है, ऐसा डेवलपमेंट है इस फील्ड में चबहार पोर्ट के बनने से कि इंडिया को और ज़्यादा परवाह होगी ईरान की, और ईरान भी चाहेगा कि इंडिया हमारे बारे में ज़्यादा परवाह करे, जिससे कि हमारे यहाँ पे कुछ और भी इनपुट्स आएँ और भी कुछ फंड आएँ, हमारी इकोनॉमी को थोड़ी सहायता मिले, हमारा ट्रेड इंडिया के साथ में ज़्यादा बढ़े। तो चबार पोर्ट है, ये एक पॉजिटिव कनेक्शन है इंडिया और ईरान के रिलेशंस के लिए, ठीक है? तो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा दोस्त पाकिस्तान पड़ोसी देश हमें एक्सेस नहीं देता अपनी लैंड से इधर व्यापार करने के लिए, और दे भी देगा तो कैसे भरोसा कर लें, ठीक है? तो अफ़गानिस्तान हो गया और सेंट्रल एशिया की जो जो भी कंट्रीज़ है उनसे अगर हमें व्यापार करना है, इवन ईरान से करना है, तो देखो यहाँ से मुंबई से आप डायरेक्टली चबहार पोर्ट, यहाँ पर लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ऐसे करके रूट्स हमने बनाए रखे हैं, हमने रेलवे लाइन्स बिछा रखी हैं, और आगे भी ये प्लान है यहाँ से रशिया और यूरोप साइड कनेक्ट करने का, ठीक है? तो ये पोर्ट क्या है, गेटवे है हमारे लिए, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कनेक्शन का। तो ये सारा व्यापार हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हमें परवाह नहीं कि पाकिस्तान कहाँ बैठा हुआ है। तो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस है इंडिया और ईरान के रिलेशन का आज के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दोनों जगह पर रहने वाली हैं भाई। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी बढ़ेगी अगर यहाँ से व्यापार आप कर पा रहे हो डायरेक्टली चबार पोर्ट के थ्रू, और ईरान में जहाँ जहाँ की कोई व्यापार करना नहीं चाहता, यूएसए की सैंक्शंस हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसकी इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, जवाहर पोर्ट तक ही सिर्फ सीमित नहीं है, ये लगभग 8 साढ़े 8 हजार करोड़ का लागत का प्रोजेक्ट है। जवाहर पोर्ट के टर्मिनल्स बनने के बाद में आगे जाहिदान और ये जो भी आपका जरंग काबुल, ये यहाँ तक का कनेक्शन है, ठीक है? गाजी काक करके एक जगह है, आयरन माइंस है वहाँ पे, ठीक है? तो ये वहाँ तक का प्रोजेक्ट है कि यहाँ से हम आयरन ओर लेके आएंगे और ईरान के थ्रू ये अपना इंडिया तक आएगा, और वापस अपना गेहूँ चावल जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे पहुँचाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक प्रॉपर है, कनेक्शन प्रॉपर है, और इंडिया का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो डेफिनेटली काफ़ी होने वाला है, और इवन इन इन कंट्रीज को भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इनका इंफ्रा डेवलप होगा, और साथ में जॉब्स मिलेंगे लोगों को, और कहीं ना कहीं चीज़ें आसानी से मुहैया हो पाएंगी, खासकर अफगानिस्तान जैसी कंट्री में। ओके, तो की प्रोजेक्ट्स इसके क्या क्या हैं, अब मैंने ये बताया। हाजीगाक एक आयरन एंड स्टील माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि अफगानिस्तान में है। ये एशिया की, साउथ एशिया की आई थिंक इसको बोलते हैं, सबसे बड़ी आयरन ओर की डिपोजिट्स है यहाँ पे। तो हाजीगाक से अगर इंडिया लेके आता है आयरन ओर्स और अपने यहाँ पे उन सब चीज़ों को प्रोसेस करता है, तो इससे अफगानिस्तान को भी फायदा होगा, उनकी इकोनॉमी डेफिनेटली बेहतर होगी, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो अपना जो राशन पानी खर्चा होता है कंट्री का, वो ऐसे ही तो चलता है। तो हम वापस उनको क्या है, कुछ जिन उनकी जो ज़रूरत है वो चीज़ें, हम आइटम्स उनको देंगे। तो नॉर्थ ये यहाँ तक अफ़गानिस्तान में कनेक्शन है, हाजीगाक तक, आयरन स्टील माइंस तक, और बीच में क्या है, जवाहर पोर्ट के भी कई टर्मिनल्स हैं। इन 5 फेजेज़ में इसको डेवलप करने का प्लान है, इस कनेक्टिविटी को। तो बेसिकली जो कनेक्टिविटी है, ये पानी, वाटर और रेलवे एंड रोड, तीनों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है। तीनों चीज़ों से ये कनेक्ट करके हम सेंट्रल एशिया तक अपनी रीच बना रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट को जो कॉरिडोर है वो हमारा, हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर पाएंगे हम उससे, और अपना आगे फर्दर रशिया और यूरोप तक हम अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे इसके थ्रू। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना वाला जो सी पैक एंड जो भी है, तो उस पर नहीं है। हमारा एक अलग ही विजन है, अलग ही कंसेप्ट है। जवाहर पोर्ट एक सेंटर पॉइंट है उस चीज़ का। जवाहर पोर्ट पर चीज़ें आएंगी, वहाँ से ऑफलोड होंगी और लोड की जाएंगी, ठीक है? तो वहाँ पे एक क्या बोल सकते हो, गोदाम है एक तरीके से हमारा। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि वहाँ चीज़ें जमा होंगी, उतरेंगी भी, चढ़ेंगी भी। तो चबार पोर्ट का इसलिए एक फेज़ वाइज़ उसका डेवलपमेंट चल रहा है, कई फेजेज़ का काम हो चुका है। 2017 में हमने टर्मिनल 1 फेज़ 1 का काम कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद में भी लगातार वहाँ पे काम जारी है। तो इंफ्रा डेफ़िनेटली वहाँ पे डेवलप हो रहा है, और जितना ये डेवलप होगा, जितना ये आगे जाएगा, उतनी ही हमारी मजबूती ईरान और इंडिया के रिलेशंस में दिखेगी आपको, और उतना ही फ्लोरिश करता हुआ इंडिया और ईरान आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान तक छोड़ दी जाएगी, सेंट्रल एशिया और यूरोप और रशिया सब जगह कनेक्ट किया जाएगा। और जैसे ही इसके कनेक्शन इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक ईरान और चबार पोर्ट का इंपोर्टेंस इंडिया के लिए और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है?
तो आप समझ सकते हो कि जब यहाँ ईरान से बैठे-बैठे एक चबहार पोर्ट हमें इधर भी कनेक्शन देता है, इधर भी कनेक्ट कर पा रहे हैं और इधर भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये जो एक इम्पोर्टेंस है चबहार पोर्ट का इन शेपिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ईरान को कोई आके टक्कर मारे, उसको परेशान करे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ अंदर की बात है ये। इंडिया कभी नहीं चाहेगा, इज़राइल से भी उसकी लड़ाई हो, इंडिया कभी नहीं चाहेगा। किसी से भी उसकी लड़ाई हो या फिर वहाँ पर टेंशन्स बनी रहें, कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर दुश्मनी मिटानी है 2 कंट्रीज़ के बीच में या फिर और ज़्यादा रिश्ते घनिष्ठ करने हैं तो ट्रेड को बढ़ाइए, ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइव एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का कि इंडिया और ईरान का ट्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है चबहार पोर्ट के थ्रू, तो एक-दूसरे की परवाह भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो डेफ़िनेटली अगर ट्रेड बढ़ेगा तो इससे एक चबहार पोर्ट से ये सारे ही एशिया, अफ्रीका सबका विकास होने वाला है, सबका विकास होने वाला है, सबका भला होने वाला है, सबके लिए कनेक्शंस बेहतर होने वाले हैं, सबको रोज़गार मिलने वाला है। तो एशिया का तो खासकर बहुत डेवलपमेंट होगा, मैं तो बोल रहा हूँ। तो एक बोल सकते हो कि बहुत उम्दा अ, प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए चबहार पोर्ट जो प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुली ये कामयाब होगा और जितना कामयाब होगा इंडिया उतना ही आगे बढ़ेगा क्योंकि हम इस क्षेत्र से ना सेंट्रल एशिया को हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे थे आज तक, लेकिन अब मौका मिलेगा। यहाँ जो भी मिनरल्स हैं या जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो चाइना चुपचाप यहाँ से ले लेता है, हम भी यहाँ से ले पाएँगे और जब ले पाएँगे तो चीज़ें प्रोसेस होंगी और आउटकम आएगा तो एक्सपोर्ट होंगी चीज़ें, हैं? और जो ट्रेड डिफिसिट है वो खत्म होगा, तो वो कम होगा तो इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी अपने आप कि भाई इंडिया ये दे सकता है। समझ रहे हैं आप? तो चीज़ें गहरी हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए आई विल से। विद दिस आई विल से कि इंडिया और ईरान पे हम फोकस्ड हैं। तो हमारा जो ट्रेड है ना आप देखेंगे 2022 एंड 23 में 2.33 बिलियन तक पहुँच गया था। ओके? लेकिन सैंक्शंस उसके बाद लगे, सैंक्शंस लगने के बाद में आप देख पाएँगे इसको पॉज़ करके आप पढ़ सकते हो वीडियो में कि हमारा जो ट्रेड है इंडिया और ईरान का वो डाउन आ गया है। लेकिन मैं कहूँगा जवाहर पोर्ट प्रोजेक्ट अगर कामयाबी से काम करता है, बढ़िया तरह से काम करता है तो ये जो 2.33 बिलियन का जो आंकड़ा है ना, कब 10 बिलियन पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है? तो सैंक्शंस थोड़े से हटने दो, इंडिया और ईरान तो मतलब एकदम से फ़ास्ट रैपिडली अपना जो ट्रेड है वो बढ़ा देंगे। हुँ, तो बिलियंस 10 बिलियंस कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया और ईरान का जो ट्रेड है, वो होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये फिगर्स आप देख पा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं काफ़ी क्योंकि सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगातार लगते रहे हैं। इंडिया के ऊपर दबाव था, वहाँ से तेल मत खरीदो, वहाँ से ये मत खरीदो। लेकिन चबहार प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है, सैंक्शंस हटते हैं ईरान के ऊपर, तो रैपिडली ग्रो करेगा हमारा ट्रेड और जितना रैपिड ग्रो करेगा ट्रेड, उतने रिलेशंस हमारे और मजबूत होते जाएँगे। तो विद दिस आई फिनिश कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस पॉजिटिव हैं और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे क्योंकि जवाहर प्रोजेक्ट उसमें की प्लेयर है। ओके, सो विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। विद दिस आई फिनिश। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।